दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज के साथ में। पहली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र की सरकार दोनों ने अर्जी लगाई थी कि इनके खिलाफ़ जो सीबीआई जांच होने वाली है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसी याचिका इन्होंने दायर की थी क्योंकि महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि इनके खिलाफ़ जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। उनका कहना है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसके लिए जांच होना ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इस चीज़ को बताती है सेकंड न्यूज़। ग्रीन जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब है वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रति 1 लाख पब्लिक में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं सबसे अच्छा किसने किया है। तो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, लद्दाख जो पूरा ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर 1 लाख पीपल में से 24,000 को वैक्सीन दी गई है। लेकिन सबसे यदि हम लो कंडीशन की बात करें, बिहार और यूपी जो कि रेड कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर लगभग 1 लाख में 3200 लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। और कल ही हमने देखे थे कि पूरे वर्ल्ड के वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसका एवरेज 8,000 का है और अपने इंडिया का जो वैक्सीनेशन का औसत है प्रति 1 लाख में वो 6,000 का है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। जम्मू कश्मीर की सब जेल में कुछ म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को कैद करके रखा गया है या फिर जेल में उनको रखा गया है। तो केंद्र सरकार का कहना था कि हमें इनको रिलीज़ करना है, यहाँ से इनको वापस म्यांमार भेजना है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको रिलीज़ हम एक तय कानून के तहत ही करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हम ऐसे ही उनको जो है रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अभी म्यांमार की क्या कंडीशन चल रही है। रोहिंग्या जो लोग हैं वो म्यांमार के माइनर कम्युनिटी हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या वहाँ पर कम है, और बहुसंख्यक में यदि देखें तो वहाँ पर बौद्ध लोग हैं। ठीक है, और हमेशा जो माइनॉरिटी रहती है ना, उनका हमेशा शोषण होते रहता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था जिसमें 22 जवान जो है मारे गए थे, तो सीआरपीएफ का एक कमांडो है जिसको उन्होंने 5 दिन अपने पास रखा और उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया है। ये न्यूज़ छत्तीसगढ़ से आई। इसके बाद हम देखेंगे एएसआई से है। ठीक है, एएसआई जो है एक सर्वे कंडक्ट कराने वाली है लखनऊ यूपी में। क्या है न्यूज़, क्यों ये सर्वे कंडक्ट कराना चाहती है, इसके बारे में हम देखेंगे और एएसआई के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम पहली न्यूज़ देखते हैं, एएसआई से रिलेटेड है। क्या है ये न्यूज़, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यूपी में एक मॉस्क है जिसको हम मस्जिद कहते हैं। तो इस मॉस्क की जगह पर लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर कोई एक हिंदू टेम्पल था, इसी के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना था। इसी के लिए जो एएसआई है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने कहा है कि इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। तो एएसआई को जो ऑर्डर दिया गया है वो एक लोकल कोर्ट ने दिया है। वाराणसी का जो एक लोकल कोर्ट है ना, उसने ये ऑर्डर दिया है कि आप इस पर सर्वे कराइए और जांच करके पता लगाइए कि रियल में क्या है। तो वाराणसी की जो लोकल कोर्ट है उसने ये कहा है कि क्या ये सुपर इम्पोजिशन तो नहीं है, या फिर अल्ट्रेशन या फिर एडिशन, किसी स्ट्रक्चर का ओवरलैपिंग तो नहीं है इस मस्जिद में, ऐसा ऑर्डर उन्होंने दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसको कहा था कि ये जो काम है ये गलत है, ये ऐसा जो चीज़ जहाँ पर बनी है वो उसको वहीं रहने दो, उस
उस पर आप छेड़खानी मत करो, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। तो इस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने अनुचित ठहराया था और अभी जो लोकल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ये इसको क्या है, चैलेंज कर रहा है। तो एएसआई के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी को दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको 5 एक्सपर्ट मेंबर की कमेटी बनाना है जिसमें 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जिनकी वो मस्जिद है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो 2 सदस्य उनके रहेंगे। और इनको कहा गया है कि आप पता लगाइए कि यहाँ पर कोई हिंदू टेम्पल मौजूद था या, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और फिर कुछ बातें बताई गई हैं कि कमेटी जो रहेगी उसको कैसे काम करना है या फिर कैसे पता लगाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें ये कहा गया है जो कमेटी जो बनाई गई है जांच के लिए, वो जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उसके किसी भी पोर्शन पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्यूटेड साइट है, जो डिस्प्यूट वाला जो एरिया है उसके किसी भी हिस्से में वो लोग आ जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपको ये पता करना हो कि दीवारों के अंदर में क्या कुछ और स्ट्रक्चर है या फिर उसके अंदर में कुछ और स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार या फिर जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल करना है ताकि ये पता लगा सके कि क्या इसके अंदर अभी एक और कोई संरचना मौजूद है या फिर उसकी जो लेयर है उसका पता लगाया जा सके। और इन उपकरणों का प्रयोग आपको करना है ताकि आप संतुष्ट हो जाओ कि खुदाई ज़रूरी है कि नहीं है, और खुदाई करते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो मेथड यूज़ में लाई जाएगी वो है ट्रायल ट्रेंच मेथड वर्टिकली, ठीक है। और जो खुदाई है बहुत ही वेरी स्मॉल स्केल में होनी चाहिए, ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। ऐसा ना हो कि आप खुदाई करते करते पूरी मस्जिद को ही गिरा दो। अब यहाँ पर एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था, इस मस्जिद का नाम यहाँ पर बताया गया है ज्ञान वापी मॉस्क, ठीक है। और लोगों का ऐसा कहना है कि जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने सबसे पहले तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसको डिस्ट्रॉय किया और उसकी जगह में इस मस्जिद को बनाया। ऐसी पिटीशन लोगों के द्वारा डाली गई थी, इसीलिए जांच करवाने के लिए ऑर्डर दिया है कोर्ट ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में अटैच है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड रिसर्च करती है, ठीक है, उनका कंजर्वेशन करती है, प्रिजर्वेशन करती है कल्चरल मोनूमेंट्स इन कंट्री। जो कल्चर से रिलेटेड जो भी स्मारक हैं उनको संरक्षित करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको बचाए रखना, उनसे रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स नियम बनाना, ये सारे काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत किए जाते हैं। और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे। दूसरी न्यूज़ रोहिंग्यास को लेकर है, तो हम रोहिंग्यास के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि रोहिंग्या का क्या हिस्ट्री रहा, रोहिंग्या कौन लोग हैं। तो म्यांमार में एक प्रांत है जिसका नाम है रखाइन, और ये पड़ता है उत्तर पश्चिमी छोर पर, जो कि बांग्लादेश की सीमा से एक बसा हुआ है एक प्रांत है, ठीक है। यदि इसकी हम एरिया की बात करें तो 36,762 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और सितवे इसकी राजधानी है। अब हम आगे बात करते हैं। म्यांमार की सरकार ने 2014 में जनगणना की थी अपने देश की, ठीक है। तो रखाइन वाले एरिया की जो आबादी आई थी वो निकली थी टोटल 21 लाख लोग। अब 21 लाख में से तो 20 लाख लोग बौद्ध हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म वाले हैं, ठीक है, इस एरिया के। और बाकी जो बचे 10 लाख ये लोग थे रोहिंग्या, ठीक है।
इनकी आबादी बताई जा रही, एक रिपोर्ट है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 29,000 मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। अब रिपोर्ट में ये कहा गया था कि राज्य की करीब 10 लाख की जो आबादी थी उसको जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। और ये जो जिसको जनगणना में शामिल नहीं किया गया है ना, ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। 29,000 मुसलमान तो बता दिए, लेकिन 10 लाख की आबादी को इन्होंने छोड़ दिया था अपनी जनगणना में। और इनको कहते हैं रोहिंग्यास मुसलमान। और म्यांमार का ऐसा कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेश प्रवासी हैं, ऐसा म्यांमार का मानना है। इसी के कारण जो है म्यांमार की सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है, लेकिन वे कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं। अभी न्यूज़ वाली कहानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये पिटीशन दायर किया कि यहाँ पर जो जेल में रोहिंग्या जो कैद करके रखे गए हैं ना, सरकार ने उनको जेल में डाल दी है और उसके बाद उनको रिलीज़ करने वाली है, ऐसा किसी ने एक पिटीशन दायर की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आप इनको क्यों रिलीज़ करना चाहते हैं। पिटिशनर ने ये भी कहा था कि अभी म्यांमार की कंडीशन हम देख रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ मिलिट्री रूल चल रहा है और लोगों की वहाँ क्या कंडीशन है, और फिर तो ये लोग माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी कौन सुनेगा वहाँ पर, ऐसा पिटिशनर ने कहा था। इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम इनको रिलीज़ भी करते हैं यहाँ से, तो तहत जो भी कानून अवेलेबल है उसको फॉलो किया जाएगा, तभी इनको जो है रिलीज़ किया जाएगा। इंडिया का ये कहना था कि हम अपने देश में अवैध शरणार्थियों को भीड़ नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए जो है इनको रिलीज़ किया जाए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है FCI से है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI से न्यूज़ ये है कि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जो है किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मंडी में, ऐसा इनका कहना था, या उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो FCI ने कहा है कि आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोक्योरमेंट का जो काम है ना 1 अप्रैल से जो है दिल्ली में चालू हो गया है, ऐसा इनको कहना था। अब हम FCI के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, FCI क्या है और क्यों लाया गया। तो FCI को जो है 1964 के एक एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसको लाने की वजह ये थी कि उस टाइम में हमारे देश में फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था, फूड की बहुत ज़्यादा कमी चल रही थी हमारे इंडिया में। तो इसी से निपटने के लिए ये सोचा गया कि क्यों ना हो कि सरकार खुद ही जो है अनाज खरीदे, ठीक है, अच्छी कीमत पर ख़रीदे और उसको कम प्राइस पर गरीबों को बांटे। इसके लिए ऐसी एजेंसी बनाना पड़ेगा जिसका नाम दिया गया था FCI, जो कि उसको ख़रीदे भी और सही दाम पर उसको बेचे भी, ऐसा दोनों काम वो कर सके। तो इसको जो है 1964 के एक्ट में इसको लाया गया था। तो इसका जो प्रमुख काम है प्रोक्योर करना और स्टॉकिंग करना, 2 काम इसके ये खरीदती है और उसको स्टॉक करके रखती है, राइस एंड वीट को। अब ये जो FCI है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, लेकिन ये एक प्रकार से PSU है। और ये किसके डिपार्टमेंट में काम करती है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है, इसके अंतर्गत में ये काम करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसको एक एक्ट के द्वारा लाया गया है और 1965 में इसको सेटअप किया गया था और एक्ट का नाम है फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। इसको लाने का उद्देश्य था जो शॉर्टेज थी ना अनाज की, उससे स्पेशली किसकी शॉर्टेज, गेहूं की, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए इसको लाया गया था। और इसके बाद फिर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP को कमीशन किया गया, ठीक है, 1965 की रिकमेंडेशन के अनुसार, ताकि किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके।
इसके बाद चौथी न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की सरकार झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले गरीब लोग हैं या जिनके पास घर नहीं हैं उनको पक्का मकान बनाकर देने वाली है। ठीक है, तो इसी के चक्कर में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने एक मीटिंग रखी और उसमें ये कहा कि जो अपना काम अभी चल रहा है इसमें तेज़ी लाना है और यदि कोई भी इसमें समस्या है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, वो आप हमको बताइए। अब अलग अलग संस्थाओं को घर बनाने का काम दिया गया है, जैसे कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है और एक और है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दो बॉडी ये घरों को बनाने का काम करेंगी। और यदि हम इसके पहले चरण की बात करें तो दोनों जो बॉडी है ना 52,344 जो है फ्लैट्स को बना चुकी हैं या ठीक है। तो आगे इन्होंने जो दोनों जो संस्थाएं हैं ना, इन्होंने बताया कि अभी कितने घर हम बना चुके हैं और कितने घर अभी जो है बनने वाले हैं, किन में काम चल रहा है, ये सारी जानकारी इन्होंने दी थी। तो ये जो फ्लैट्स हैं होमलेस फैमिली जो रह रही है स्लम्स झुग्गी झोपड़ियों में, उनको बनाकर दी जाएंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर यदि हमें लिखने को आता है तो हम 5वें नंबर की जो न्यूज़ आई है इसका यूज़ कर सकते हैं। जो 5वें नंबर की न्यूज़ है वो उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा में एक प्रोग्राम सरकार चला रही वहाँ की मिशन शक्ति प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत गांव वाले एरिया की जो ज़मीन रहती है और जो खाली पड़ी है, ठीक है, ग्राम पंचायत के अंडर में वो आती है, तो उनका कहना है कि ये जो खाली ज़मीन है इसे हम वहाँ की जो महिला स्व सहायता समूह हैं इनको दे देंगे। ठीक है, वही इस ज़मीन का जो भी उपयोग करना चाहें वो कर सकती हैं, ऐसा वहाँ के सीएम का कहना है। तो वहाँ के सीएम नवीन पटनायक ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दे दिया है और कहा है कि आने वाले जो 2 महीने हैं ना, इस 2 महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद छठवीं जो न्यूज़ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आई है और इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण के बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है और कैसे इसके लक्षण रहते हैं। तो कोरोना के साथ साथ में अभी कुछ समय पहले हमने बर्ड फ्लू के बारे में सुना था, जो कि मुर्गियों और फिर अन्य जो पक्षी जैसे कि कौवा हो गया, इन पर वो फैला था और उनकी डेथ हो रही। अब इसके बाद नई बीमारी सुनाई दे रही है हमको, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंसानों में तो नहीं फैलता है, लेकिन ये जो सूअर रहते हैं ना वह उन पर फैलता है और उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है हमारी आई है मिज़ोरम से, जहाँ पर इसके केस आने चालू हो गए हैं, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मिज़ोरम में इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हुआ और जिसके कारण 276 जो डोमेस्टिक पिग्स हैं, सूअर हैं, लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में मिज़ोरम में मारे गए, ऐसी एक न्यूज़ आई। तो हम जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में देख लेते हैं। इसमें यही बताया गया है कि ये जो इंसानों को तो इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है पिग्स के लिए। और इसमें बताया गया है अभी अभी कुछ टाइम पहले असम और अरुणाचल प्रदेश में जब केस आए थे ना, तो ऐसा कहा जा रहा है ये जो केस हैं इसके इंडिया में पहली बार आए हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं चाइना की। ठीक है, सितंबर 2019 में चीन में इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक दिखा था, जिसमें जो पिग की जो पॉपुलेशन थी चाइना में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने इफ़ेक्ट डाला था इस बीमारी ने। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि चाइना जो है बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और कंज्यूमर भी है इस मामले में, पोर्क के मामले में। ठीक है, यदि हम बात करें इस बीमारी की, एक इस टाइप का रोग है, तो ये एक वायरल डिसीज़ है, वायरस के द्वारा ये होता है। ठीक है, और
वाइल्ड पर ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और डोमेस्टिक पिग दोनों प्रकार के जो सूअर रहते हैं उन पर ये बीमारी होती है। इससे क्या होता है, इसमें होता है हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, जिसके अंतर्गत शरीर में रक्तस्राव होने लगता है। और यदि हम फैटेलिटी रेट की बात करें, इसमें कितनी डेथ हो जाती है, तो इसकी जो फैटेलिटी जो रेट है ऑलमोस्ट 100% है। और फैलने की बात करें हम कि ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो यदि जिसको ये रोग हुआ है उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो है एक से दूसरे में इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्टेड वाला जिंदा हो चाहे मरा हुआ सूअर हो, ठीक है। डायरेक्ट एक तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि एक का जो फूड वेस्टेज है दूसरा जानवर खा लेता है, ठीक है, या फिर कोई गार्बेज का कचरा है वो एक दूसरे के संपर्क में आता है, और भी कुछ बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इनडायरेक्ट रूप से ये फैल जाता है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है, टिक्स के द्वारा भी ये जो है फैलता है। जैसे जानवर नहीं होते हैं क्या गायों में, और उनमें जो परजीवी रहते हैं जो उनका खून चूसते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, उनसे भी यदि ये इन्फेक्टेड में था उसके बाद यदि जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें जाता है, उसका भी खून ये चूसने लगता है, तो ये उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। 7वें नंबर की जो न्यूज़ है वो एडहॉक जजेस से रिलेटेड है। एडहॉक जज ऐसे जज होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए इनको जो है कोर्ट में डिप्लॉय किया जाता है और काम ख़त्म होते ही इनकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो ऐसे जज को हम बोलते हैं एडहॉक जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऐसे बोबड़े, उनका ये कहना है कि इंडिया में जो न्यायाधीशों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एडहॉक वाली प्रोसेस बढ़िया तो है, लेकिन आप इसके चक्कर में जो परमानेंट जो वैकेंसी है उसमें डिले मत करिए। उसका आपको बहाना नहीं देना है कि अभी हम एडहॉक जज को ला रहे हैं, इसी चक्कर में परमानेंटली जहाँ पर भर्ती करना है उसमें देरी हो रही है, ऐसा उनका कहना है। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें कि हाई कोर्ट में अभी कितनी टोटल वैकेंसी खाली है, कितनी पोस्ट भरे हुए हैं, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है 1080 की है, ठीक है, जिसमें से 411 रेगुलर जो जज हैं, इतनी टोटल वैकेंसी अभी खाली है। और यदि भरे हुए कितने अभी जज काम कर रहे हैं, 669 लोग अभी काम कर रहे हैं, 411 भर्ती अभी की जाना है। और आगे इनका कहना है कि चीफ जस्टिस की जो पोस्ट रहती है हाई कोर्ट में, उसे यदि आप एडहॉक के ज़रिए भरना चाहते हो तो वहाँ पर एडहॉक जजों की नियुक्ति आप तभी कर सकते हैं जब वो जो भी योग्यताएं हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरत है वो यदि रेड जोन में पहुंच जाती है पेंडेंसी की, तभी आप जो है इस बहुत ही बढ़िया वाले पोस्ट पर एडहॉक जज की नियुक्ति करिए, नहीं तो यहाँ पर रेगुलर जज ही होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। और ये भी कहा था कि जहाँ पर रेगुलर रिकमेंडेशन है वहाँ पर आपको एडहॉक जज को नहीं नियुक्त करना है। और इसमें ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहता है ना, उसकी रिकमेंडेशन जो है ज़रूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और भी कुछ बातें, जैसे आप किसी को अपॉइंट करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पेंडेंसी है अपॉइंटमेंट की, वो उसकी थ्रेशोल्ड आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिसे आप नियुक्त कर रहे हो उसका कार्यकाल कब तक रहेगा, कितने दिनों तक उनको जो है काम करना है। इसके बाद आपको ये भी बताना है कि उनको कितना पैसा या फिर अलाउंस दिया जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर की जो न्यूज़ है वो यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के रिलेशन से रिलेटेड है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने यह घोषणा की है कि हम 43 पाउंड मिलियन का एक फ़ंड स्थापित करेंगे, ऐसे लोग जो हांगकांग से आते हैं और हमारे यहाँ पे माइग्रेंट के रूप में रह रहे हैं, उनको इतना रुपए का फ़ंड दिया जाएगा, ऐसा
यूनाइटेड किंगडम का कहना है। कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग में पॉलिटिकल रेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल जो उपद्रव उठापटक चल रही है, उसके कारण यदि हमारे देश में आता है तो हम उसको अच्छी शिक्षा या और भी जो सुविधाएं हैं उसके लिए इतने रुपए का फंड देंगे, ऐसा इनका कहना है। बाद में इन्होंने कुछ बातें बता दी हैं कि हम जो है किन किन को ये सुविधाएं देने वाले हैं। इसमें ये बताया है कि होल्डर्स ऑफ ब्रिटिश नेशनल मतलब ओवरसीज़ पासपोर्ट, ठीक है, जिनको ऑफर्ड किया जा चुका है, जिनके पास स्पेशल वीज़ा है, और ठीक है ओपनिंग, और जो कुछ लोग काम के उद्देश्य से आए हुए हैं उनको, या फिर जो रेसिडेंसी या इवेंचुअल सिटीजनशिप वाले लोग हैं ना, उनको ये ऑफ़र दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब इन्होंने 10% इस फंड का प्रावधान किया है वर्चुअल वेलकम हब्स के लिए, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट और प्रैक्टिकल एडवाइस तथा सहायता देने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से और यदि हम न्यूज़ देखें तो वो फिलीपींस से है। फिलीपींस ने अपनी चिंता जाहिर की है कि ग्लोबल रूप से जो नियम बने हुए हैं, जो ग्लोबल टाई है, नियम है, उसको चाइना को मानना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो झगड़े वाले या फिर विवादास्पद वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें अपने जहाज़ लेकर पहुंच जाता है, ऐसा फिलीपींस का कहना है। कुछ दिन पहले भी हमने न्यूज़ डिस्कस किए थे फिलीपींस से रिलेटेड। अभी ये पिछले हफ्ते की ही बात है कि जो रिसोर्स रिच वाटर्स एरिया है, इस एरिया में चाइना ने टेंशन बढ़ा दिया है। कम से भी कम 200 चाइनीज़ बोट जो है, जो विट्सन रीफ है, यहाँ पर देखे गए थे। और ये कहाँ पर है विट्सन रीफ? ये है अलग अलग जो छितराए हुए आइसलैंड फैले हुए हैं ना फिलीपींस वाले एरिया में, वहाँ पर ये इतने चाइनीज़ बोट देखे गए थे। इसलिए तो ये चिंता की बात है साउथ चाइना सी में। और फिलीपींस का ये कहना है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटर कर दिए हो, जो कि अनलॉफुली है, तो आप यहाँ से वापस जाइए। तो इस बात से चाइना जो है ना इनकार करता, वो तो कहता है पूरा जो साउथ चाइना सी है हमारा ही इस पे राज है। तो अब फिलीपींस का ये कहना है कि अब हम जो कर सकते हैं, जो जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम सब कुछ करेंगे। हम अब जो है अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, उसमें लीवरेज लाएंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ अमेरिका से है। यूएस ने कमिट्स किया है कि इराक से जो हमारी कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, लड़ाकू योद्धा हैं, उनको वापस लाएंगे। और ये जो घोषणा की है ना, ये सेकंड टाइम है। पहली बार कब किया था? 2003 के इन्वेशन से। बिजनेस वाले पेज में एक न्यूज़ आई है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो हम म्यूचुअल फंड्स को जान लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फंड मैनेजर आपके पास से बहुत सारे आपके जैसे लोगों के पास से पैसे को कलेक्ट करता है, और इस कलेक्ट किए गए पैसे को फंड मैनेजर स्टॉक या फिर बॉन्ड में निवेश करता है, और फिर उससे जो फ़ायदा होता है वो सबको डिवाइड करता है, आपको रिटर्न देता है उसका। यदि और जब हमारे द्वारा जो किया गया निवेश का पैसा है जब हमें रिटर्न किया जाता है, तो उसका जो लाभ है ये देखते हुए दिया जाता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। जितनी बड़ी आपकी राशि रहती है, जिस हिसाब से उनको लाभ होता है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड है, निप्पॉन इंडिया फंड है, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ग्रोथ, कोटक गोल्ड फंड। कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दे रही है और कितने साल के लिए दे रही है? जैसे कि आईसीआईसी की बात करें, 3 साल का जो रिटर्न है आपको 26% मिलेगा। यदि 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 14.89% का आपको रिटर्न मिलता है।
तो म्यूचुअल फंड ऐसे लोगों के लिए रहता है जो शेयर मार्केट के बारे में जानते नहीं हैं। तो जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी इसके बदले में क्या करती है, आपसे चार्ज लेती है। जहाँ पर वो निवेश जिस भी शेयर खरीद रही है, यदि उसमें उसको फ़ायदा होता है तो उसी फ़ायदे के हिसाब से आपको जो है कंपनी रिटर्न देती है। दूसरी न्यूज़ आई है बिजनेस वाले पेज से, IRDAI से, जिसको IRDA इरडा भी कहा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसको इरडा भी कहा जाता है। ये एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जो भी रेगुलेटरी से रिलेटेड नियम हैं वो सारे इरडा पे बनाती है, ठीक है, और उनको डेवलप करने का काम करती है। तो यह एक स्वतंत्र निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसको एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 1919, ठीक है, 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो 2001 के पहले की बात बताई जा रही है। हैदराबाद और तेलंगाना में ठीक है, हैदराबाद में तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर था। अब लेकिन यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम इसके काम को देख लेते हैं। तो जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेता है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट करने का इरडा काम करता है। जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का काम भी यही करता है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन को देने के अलावा उनको रिन्यू करना, उनमें मॉडिफिकेशन करना या फिर कैंसिल करना, ये भी काम इसका है, ठीक है। और ये कुछ रेगुलेशन को बना भी सकता है, ऐसे रेगुलेशन जो कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें।